हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी में। दोस्तों, हम अभाज्य गुणनखंड की सवालें कर रहे थे और उसमें मैंने कहा था कि पार्ट 2 में मैं 7 प्रकार के सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक वन साइड रिवीजन हो जाता है। ओके दोस्तों, आइए रिवीजन देखते हैं। एक सेकेंड। देखिए, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर कोई संख्या दी रहे, कोई भी संख्या दी रही, जब हम उसको अभाज्य संख्याओं द्वारा उसको विभाजित करते हैं तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको गिन के लिख देना ही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या होती है। या एक तो उनकी घातों में बना के समस्त घातों को जोड़ के लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाती है। नेक्स्ट है कुल गुणनखंड की संख्या निकालना। सभी घात में जो भी हम विभाजित करके अभाज्य खंड की संख्या की घात बनाते हैं, समस्त घातों में एक प्लस करके आपस में गुणा करने पे कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे आगे रहेगा, सम गुणनखंडों की संख्या। क्या? सम गुणनखंडों की संख्या। जब भी सवाल में पूछा जाए सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी, तो जो भी सम घात रहेंगी, मान लीजिए जैसे 2 की घात 4, 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 2, ऐसे ही रहे, तो हम क्या करेंगे, सम की घात कांस्टेंट यानी इसको कांस्टेंट रख देंगे, इसमें एक प्लस नहीं करेंगे। जैसे ये क्या थी, ये 3 की घात 3 थी ना, तो 3 की घात 3 में 1 जोड़ देंगे, 5 की घात 2 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 4, 4 4 16, 16 16 48, तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मतलब जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तो हमें क्या करना होगा, जो सम वाली डिजिट होगी, सम वाली अभाज्य मतलब संख्या होगी, इसकी जो घात होगी इसको कांस्टेंट रखना है, बाकी की घातों में एक बढ़ा के गुणा कर देना है आपस में, तो क्या आ जाएगा, सम गुणनखंड की संख्या, कुल मतलब सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। विषम गुणनखंडों की, विषम गुणनखंड की संख्या ये देखते हैं कैसे निकलेगा। विषम गुणनखंड की कुल संख्या निकालने के लिए, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुल गुणनखंड निकाल के, यानी कुल गुणनखंड निकाल के सम गुणनखंड को घटा देते हैं, तो शेष जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। पहला मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड क्या है, जो सम पदों की घात होती है, जो सम पदों की संख्या की घात होती है उनको नहीं लेते हैं। जैसे 2 की घात 4 थी, वहाँ पे 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 2 था, तो 2 की घात 4 को नहीं लेना है। ठीक है, 2 की घात 4 को नहीं लेना है, 3 की घात 3 को और 5 की घात 3 में एक एक घातों को बढ़ा के गुणा कर देने से विषम गुणनखंडों की संख्या पता चल जाती। ठीक है, सम पदों की घात नहीं लेकर विषम पदों की घात में एक जोड़ के आपस में गुणा कर देने पे विषम गुणनखंडों की संख्या पता चल जाती। सभी गुणनखंडों का योग भी मैं 2 तरीके से आपको बता रहा हूँ। एक तो ऐसा है कि मतलब जैसे 2 की घात 4 थी तो 2 की घात 0 से 2 की घात 4 तक जाएंगे, 3 की घात 0 से 3 की घात 3 तक जाएंगे, 5 की घात 0 से 5 की घात 3 तक 2 तक जाएंगे। या फिर ऐसे ही देख लीजिए, 2 की घात 4 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 की घात 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 5 की घात 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, ऐसे इन दोनों तरीके से सभी गुणनखंडों का योग निकल सकता है। क्या निकल सकता है, सभी गुणनखंडों का योग निकल सकता है। और सभी गुणनखंडों की योग, सभी सम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, जो पावर में जैसे यहाँ पे ये है ना, तो 0 वाली संख्या हटा के बाकी सबको जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है, ये सभी सम गुणनखंडों का योग आ जाता है। ठीक है, सभी विषम गुणनखंडों का योग कैसे आएगा, मतलब सभी सम वाले को हटा देंगे, सम वाले को हटा देंगे, सम वाले को हटा देंगे, विषम वालों को ही आपस में गुणा करके विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कर लेते हैं।
आइए अब हम सवाल देखेंगे कौन कौन सी कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है, 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या है, मतलब 24 की ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं। ठीक है, 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए बताया ही गया था। ठीक है, सबसे पहले आप 24 का ये करेंगे। ठीक है, 24 का फैक्टर करेंगे तो 24 कैसे लिखा जाएगा, 24 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक है, ये हो गया 24। ठीक है, 24 के कितने कैसे लिखेंगे, 24 के कुल अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 24 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो क्या करेंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 है। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल में हमने क्या कहा था कि घातों में 1 बढ़ा देते हैं। जैसे ये 3 था तो ये 4 हो जाता, ये 1 था तो ये 2 हो जाता। 4 दूना 8, क्या 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। लेकिन यही पूछा हुआ था 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 24 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो हम 3 और 1 4 लिख देते। ठीक है, 3 और 1 4 लिख देते। अगर कुल मतलब अभाज्य या कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो घातों को जोड़ के नॉर्मली लिख देते हैं। यदि कुल गुणनखंडों की ना तो अभाज्य बीच में ना लगा हो, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा हो, तो घातों में 1 बढ़ा के आपस में गुणा करके बताते हैं। 24 में कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, देख लीजिए। 24 में कितने, एक ये 2 का है। ठीक, एक ये 2 का है, यानी 1 और 2 क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। 24 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या देखिए हमने लिखा है यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि 4 दूना 8, घातों में एक जोड़ के क्या करते हैं, यहाँ पे आप कुल लिख लीजिए। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 की 4 हो जाएगा और ये 3 की घात 1 क्या हो जाएगा, 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, एक 120 के गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या दिख रहा है ना, हाँ। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमने 120 का फैक्टर किया, 2 2 2 3 5। ठीक है, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। यदि हम 3 1 4 1 5 लिख दें, ये जो 5 आएगा ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी। ये क्या आएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी। 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 आएगी। यदि हमें 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी हो तो इन्हीं घातों में 1 बढ़ा देते हैं, 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं, यानी 4 2 2, 4 दूना 8 दूना 16, यानी 124 के कुल गुणनखंडों की संख्या 24 होगी, 16 होगी। कितनी होगी, 16 होगी। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप यहाँ देख ही चुके हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। 30 की घात 26 गुणे 25 की घात 51 गुणे 12 की घात 23 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। सबसे पहले इसका फैक्टर, फिर इसका फैक्टर, फिर इसका फैक्टर कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि कोई संख्या है कि 4 की पावर 7 ले लीजिए, तो 2 गुणे 2 इसको लिखते हैं ना, तो 7 की पावर ये भी, 2 की पावर ये, 2 की पावर ये, ऐसे हो जाती। ठीक है, तो जब हम 2 तिहाई 6 पंचे 30 करेंगे, 2 तिहाई 6 पंचे 30, तो ये जो 26 की घात है इसकी भी बनेगी, इसकी भी बनेगी, इसकी भी बनेगी। या तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, तो 26, और जब यहाँ पे 3 पद है ना, 1 2 3, तो 26 गुणे 3 कर देंगे, 26 गुणे 3 कर देंगे।
6 त्रिक 18, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, तो 8 हो गया। देख लीजिए 78 यहाँ भी आया, 78 यहाँ पे भी आया। ठीक है, आप इसका फैक्टर कर लीजिएगा। और जो 5 5 है ना, 5 गुणे 51, 5 गुणे 51 चाहे इसे जोड़ दीजिएगा, चाहे 5 गुणे 5 लिख के 51 लिख के 51 गुणे 2 कर दीजिएगा। अंदर 2 पद है, 51 102 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, 102 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 की घात 23, 23 त्रिक्का कर दीजिए। ठीक है, 69। ठीक है, या फिर आप 23 को फैक्टर लिख के ऐसे ऐसे कर लीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 78 102 69 को जोड़ेंगे 249 आ जाएगा। अब इस सवाल में देखिए 30 की घात 15 गुणे 11 की घात 22 गुणे 15 की घात 26 में हमें 2 करनी है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें और कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 2 तिहाई 6 पंचे 30 होता है। चाहे आप इसकी अलग अलग घातें 15 लिख लें, चाहे 15 लिख के 3 से गुणा कर दें, 15 तिहाई 45 आ जाएगा। 11 की घातें 22 है, तो 1 गुणे 11 लिख सकते हैं, तो 11 दूना 22 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, 22 है ना, 22 दूना 52 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 22, यहाँ 11 अभाज्य संख्या है, तो 11 की घात 22 ही रहेगी। और क्या हो गया कि 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो इसको आप ब्रैकेट में करके 15 दूना 30 भी कर सकते थे। ठीक है, या फिर आप 26 गुणे 26 लिख लीजिए, 26 गुणे 2 लिख सकते थे, 26 गुणे 2 लिख सकते थे। 2 छंग 12 की 2, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, आप 5 गुणे 3 इसका फैक्टर किए 15 का, 3 पचे 15, आपने इसको अलग करके 26 26 दोनों की घातें लगा दी। यहाँ 11 भाज्य संख्या थी, 11 की घात 22 कर दिया। और 2 तिहाई 6 पंचे 30, चाहे तो आप 15 15 अलग लिख लीजिए, चाहे यहाँ 15 लिख के 3 पद हैं अंदर, तो 5 तिहाई 15 15 15 45 डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। अब इसका कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो 2 की घात 15 थी, 3 की घात 1 यहाँ थी और 1 यहाँ थी, 15 और 26 जोड़ देंगे 41 आ जाएगा। 5 की घात 15 और 26 यहाँ थी, 41 हो जाएगा। 11 की घात 22 थी, अब इन सब में जोड़ देंगे 16 गुणे 42 गुणे 23 करने पे जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो फैक्टर से पहले आप 24 कैसे निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 2 की घात 3 और 3 की घात 1, 3 और 1 जब जोड़ेंगे जो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। जब इसको 4 गुणे 2 करेंगे, 4 दूना 8 जो आएगा, ये कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। लेकिन कहना क्या है, कहना है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो सम अभाज्य होती है, जो अभाज्य संख्या सम वाली होती हैं, यानी 2 जो होगी इसकी जो घात होगी इसको कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, और विषम घातों की संख्या को 1 प्लस करके आपस में इन घातों का गुणा कर देंगे। तो 3 और ये 1 है, तो ये 2 कर देंगे, तो 3 दूना 6। जब भी सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो सम वाली घातों को कांस्टेंट करके विषम वाली घातों को 1 प्लस करके सभी घातों को आपस में गुणा करके सम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त कर ली जाती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, और विषम देखिए क्या है, 1 2 है। ठीक है, और कुल कितनी थी, कुल अभाज्य संख्याएं कितनी थी, कुल अभाज्य संख्याएं 4 दूना 8 थी। 8 में से 6 सम वाली निकाल देंगे तो कितनी बचेगी, 2 विषम बच जाएगी। यानी कुल गुणनखंडों में जब सम वाली गुणनखंडों को निकाल देंगे, सम गुणनखंडों की संख्या निकाल देंगे, तो हमें विषम गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। या फिर सम वाली संख्या को जोड़ के हटा के केवल जो विषम वाली संख्याएं उनकी घात 1 बढ़ा दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों वीडियो कुछ लंबा होता जा रहा है, तो अब हम कल इसके आगे लगाएंगे। कल गुणनखंडों की पूरी संख्या मतलब गुणनखंडों पर आधारित पूरी की संख्याएं मतलब ख़त्म हो जाएगी, पूरी सवाल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।